दोस्तों, हम इंसान इस धरती के खुद को सबसे पावरफुल सिविलाइजेशन के रूप में मानते हैं और हम ह्यूमंस इस धरती के सबसे इंटेलिजेंट प्राणी भी हैं। हमारे पास लाइफ को स्पेंड करने के लिए काफी सारा पैसा है, साइंस व टेक्नोलॉजी है, साथ ही हमने काफी हद तक अपनी धरती के रिसोर्सेज और यहाँ रहने वाले काफी सारे जीवों पर अपना कंट्रोल भी पा लिया है। और साथ ही सबसे मिस्टीरियस यानी रहस्यमय जगह जिसे स्पेस भी कहा जाता है, हम उसके रहस्य सुलझाने के लिए भी अपनी कोशिशों में लगे रहते हैं। और इसके अलावा हमारी धरती का चक्कर काट रहे हबल टेलीस्कोप की मदद से हमारे सोलर सिस्टम से कई लाइट ईयर्स दूर मौजूद गैलेक्सीज, तारे व उनके सोलर सिस्टम में मौजूद कई एक्सोप्लैनेट्स का पता लगाने की कोशिश करते हैं। और आज से पहले भी हमने हबल टेलीस्कोप की मदद से कई सारे ऐसे एक्सोप्लैनेट्स को खोजा है जो कि अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उन प्लैनेट्स पर हमारी धरती जैसे ही पानी व लाइफ को परफॉर्म करने के लिए एटमॉस्फेयर मौजूद है। लेकिन हम भले ही टेक्नोलॉजी में कितना भी ज्यादा एडवांस क्यों ना हो जाए और अपने आप को कितना भी बड़ा क्यों ना समझ ले, हम इंसान व हमारी टेक्नोलॉजी भी इस बड़े से यूनिवर्स के आगे हार मान जाती है। लेकिन हम इस बड़े से यूनिवर्स में ना जाकर अपने सोलर सिस्टम की ही बात करें तो इसके सेंटर में हमारा तारा यानी कि सूरज मौजूद है। और हमारा ये तारा सोलर सिस्टम में मौजूद हमारी धरती समेत कुल 8 ग्रहों को अपनी लाइट देता है, जिसके कारण हमारी धरती समेत इन सभी ग्रहों पर दिन व रात बनने की प्रोसेस चलती है। और ये सभी ग्रह हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। लेकिन कभी न कभी आपके मन में ये सवाल भी आया होगा कि आखिर हमारे सोलर सिस्टम, हमारे तारे वो हमारे सभी प्लैनेट्स का जन्म आखिर कैसे हुआ? आखिर अंतरिक्ष में कई मिलियन साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण हमारे सोलर सिस्टम, सूरज व सभी प्लैनेट्स का जन्म हुआ? तो इसी के बारे में हम आज के इस एपिसोड में जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, सोलर सिस्टम व इसमें मौजूद हमारी धरती समेत सभी प्लैनेट्स के जन्म के बारे में जानने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा। आज से तकरीबन 4.6 बिलियन साल पहले जहां हमारा अभी सोलर सिस्टम मौजूद है, वहां इस समय में कुछ भी मौजूद नहीं था, बल्कि इस जगह पर धूल कण व गैसेस के बादल, जिन्हें नेबुला भी कहा जाता है, वो यहाँ पर मौजूद था, जिसमें मुख्यतः हाइड्रोजन व हीलियम गैस मौजूद थी। दरअसल उस समय में हमारे यूनिवर्स और गैलेक्सी के बीच मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स काफी तेजी से मूव कर रहे थे। और जहां हमारे सौर मंडल का निर्माण होने वाला था, उस जगह पर नेबुला के बीच मौजूद धूल कण के कुछ हिस्से ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते एक स्पेसिफिक जगह पर इकट्ठे होने लगे। और आने वाले कई लाखों सालों तक ये धूल कण का बादल उस जगह पर काफी लंबे टाइम तक ऐसे ही इकट्ठा होता रहा, जिसने कई गैसेस व डस्ट पार्टिकल के एक बड़े से गोले का रूप ले लिया। दोस्तों, धीरे धीरे करके आने वाले कुछ मिलियन सालों के बाद काफी अधिक बढ़ते टेम्परेचर व प्रेशर के कारण गैसेस व डस्ट पार्टिकल का ये गोला गोल गोल घूमना शुरू हो गया। और आगे आने वाले कई मिलियन सालों के बाद ये गोला एक डिस्क के रूप में बदल गया। और इसके कुछ समय बाद गैसेस व डस्ट पार्टिकल के डिस्क के बीच में काफी अधिक ग्रेविटी व प्रेशर के कारण एक ठोस गोले ने जन्म लिया, जो कि किसी भी तारे के जन्म की एक शुरुआती प्रोसेस होती है, जिसे प्रोटोस्टार भी कहा जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे प्रोटोस्टार बड़ा होने लगता है, वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसके ऊपर काफी अधिक बढ़ने लगती है, जो कि इसे छोटा करने की कोशिश करती है। दोस्तों, धीरे धीरे करके प्रोटोस्टार की डेंसिटी काफी अधिक बढ़ने लगती है और साथ ही इसका प्रेशर भी काफी अधिक बढ़ने लगता है। और प्रेशर के बढ़ने की वजह से इसका टेम्परेचर भी काफी अधिक बढ़ने लग जाता है। और इसी के साथ ही गैसेस व डस्ट पार्टिकल से बनी ये डिस्क प्रोटोस्टार के चारों ओर काफी तेजी से घूमती रहती है। और ये डिस्क तब तक घूमती है जब तक प्रोटोस्टार का टेम्परेचर 10 मिलियन केल्विन तक नहीं पहुंच जाता, क्योंकि किसी भी तारे को प्रॉपर बनने के लिए उसका टेम्परेचर 10 मिलियन केल्विन तक होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर ऐसा ना हो तो एक प्रोटोस्टार प्रॉपर स्टार में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो जैसे ही प्रोटोस्टार का टेम्परेचर 10 मिलियन केल्विन तक पहुंच जाता है, तो इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होना शुरू हो जाती है। और इस प्रोसेस के अंदर कोई भी स्टार अपनी हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। और इस तरीके से हमारा स्टार काफी अधिक एनर्जी को रिलीज करता है और इस तरीके से हमारे सूर्य का पूरी तरीके से जन्म हो जाता है। दोस्तों, हमारा सूर्य अपने जन्म के दौरान काफी अधिक लाइट को जनरेट करता है और इसके सोलर विंड इसके चारों ओर घूम रहे गैसेस व डस्ट पार्टिकल के बादलों को आउटर स्पेस में बाहर की ओर धकेल देती है। और बाकी जो एक्स्ट्रा
गैसेस व डस्ट पार्टिकल बचते हैं वो हमारे सूर्य का लगातार चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, जो कि आगे आने वाले कई लाखों सालों तक ये ऐसे ही घूमते रहते हैं। और इस दौरान सूर्य के चक्कर लगा रहे ये डस्ट पार्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते आपस में कोलैप्स करना शुरू कर देते हैं और ग्रेविटी के चलते ये आपस में इतने ज्यादा कोलैप्स करते हैं कि इनका आकार काफी ज्यादा बड़ा होने लगता है, जो कि बड़े बड़े प्लैनेट्स का रूप लेने लगता है। और हमारे सूरज के 5 माइल्स की दूरी पर यानी कि रॉक लाइन के पास टेम्परेचर काफी ज्यादा अधिक होता है, क्योंकि वो एरिया सूरज के काफी ज्यादा नजदीक होता है। सूर्य के सबसे नजदीक जहाँ टेम्परेचर काफी ज्यादा अधिक होता है वहाँ मिनरल्स व रॉक्स के काफी ज्यादा बड़े पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जिनसे 4 रॉकी प्लैनेट्स का जन्म हुआ था। यह उस समय में हमारे सौर मंडल के 4 पहले ऐसे प्लैनेट्स बने थे जिनकी सरफेस सॉलिड थी, और वो थे मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। दोस्तों, धरती अपनी शुरुआती दौर में अपने प्रोटो प्लैनेट थिया के साथ एक ही ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगा रही थी, लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ग्रेविटी के चलते दोनों ग्रह एक दूसरे के नजदीक आते चले गए, जिससे कि ये दोनों ग्रह आपस में टकरा गए और इस टक्कर के कारण हमारी धरती के चांद का जन्म हुआ, जो कि धरती से रात के समय में आज हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, उस समय में हमारी अर्थ हैबिटेबल जोन में आ चुकी थी, और हैबिटेबल जोन अर्थ की ये एक ऐसी पोजीशन थी जो कि हम इंसानों व कई जीव जंतुओं की उत्पत्ति के लिए लाइफ के अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर बिल्ड होने का कारण बनी। धरती पर एटमॉस्फेयर बिल्ड हो जाने की वजह से यहाँ वाटर भी लिक्विड फॉर्म में रहने लगा, जो कि हमारी धरती पर लाइफ के ओरिजिन का सबसे बड़ा कारण बना। और साथ ही इन 4 रॉकी प्लैनेट्स के बाहर जो स्टोन्स एंड रॉक्स के पार्टिकल्स बच गए थे, उन्होंने सूर्य के चारों ओर एक रिंग का रूप ले लिया और सूर्य का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। और इस रिंग को आज के समय में एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एस्टेरॉयड बेल्ट कई किलोमीटर बड़े रॉक्स एंड स्टोन से बनी हुई है, और एस्टेरॉयड बेल्ट की हमारे सूरज से दूरी 2.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 3.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच मौजूद है। और वहीं हमारे सूरज के चारों ओर घूम रही डिस्क के बाहर की ओर यानी कि स्नो लाइन के पास, जो कि सूर्य से काफी ज्यादा दूर था, वहाँ पर गैसेस, अमोनिया व बर्फ के हल्के एलिमेंट्स मौजूद थे। ये हल्के पार्टिकल्स हमारे सूर्य से 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के डिस्टेंस पर मौजूद थे, और इन हल्के पार्टिकल्स के कोलैप्स होने की वजह से हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी के 4 प्लैनेट्स गैस फॉर्म में बने, जो कि है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और इनमें से भी सबसे बड़ा गैस जाइंट प्लैनेट जुपिटर है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में भी सबसे बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर साइज में इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके अंदर आसानी से 1300 पृथ्वियां फिट हो सकती हैं। इससे भी सबसे आखिर में जो एलिमेंट्स बच गए थे उनसे कई ड्वार्फ प्लैनेट्स, जिसमें से हमारा प्लूटो भी शामिल है, और कई एस्टेरॉयड व मीटेरॉइड्स बने, जो कि आज भी हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बाहरी सीमा में सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, जिसे काइपर बेल्ट कहा जाता है। यदि हम अपने प्लूटो की ही बात करें तो ये हमारे सूरज से 5.9 बिलियन किलोमीटर दूर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सूरज की रोशनी भी यहाँ तक काफी कम पहुँचती है, जिसकी वजह से प्लूटो की सरफेस आज भी काफी बर्फीली है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर -240 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। दोस्तों, जब हमारा सोलर सिस्टम अभी नया नया ही तैयार हुआ था तो इसमें मौजूद सभी प्लैनेट्स अपनी अपनी ऑर्बिट में आना शुरू हो गए थे, जो कि आज भी अपनी ऑर्बिट में सूर्य का लगातार चक्कर लगा रहे हैं। और इसमें से हमारी धरती सूर्य का एक चक्कर पूरा करने के लिए लगभग 365 दिन लगाती है, और हम इंसान इतने ज्यादा लकी है कि हमारी अर्थ सूर्य से सही डिस्टेंस पे उसका ऑर्बिट कर रही है, जिसकी वजह से पूरे सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, और हम इंसान यहाँ आसानी से रह पाते हैं। लेकिन अपनी धरती व यहाँ रहने वाले अन्य जीव जंतुओं को सेफ रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे सोलर सिस्टम का जन्म हुआ था, और प्रेजेंट टाइम में हमारा सोलर सिस्टम 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना हो चुका है, यानी कि हमारा सूरज अपनी आधी लाइफ को खत्म कर चुका है, और आने वाले 5 बिलियन सालों तक हमारा सूरज हमारी धरती समेत अन्य प्लैनेट्स को अपनी रोशनी देता रहेगा। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है? अपनी इमेजिनेशन हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।